हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज से हम लोग कवर करने वाले हैं टैली। तो टैली की जो भी वीडियोज़ होंगी वो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी और टैली बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक आपको सारी चीज़ें जो हैं हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो टैली के आपको कुछ बेसिक से रूल पता होने चाहिए और उन्हीं को सीख के आप टैली में स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग अकाउंटिंग के रूल समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे टैली में कैसे किया जाता है। तो रूल समझ लेते हैं। यहाँ पे रूल की एक पीडीएफ है हमारे पास। तो ये हमारे टैली के नोट्स दिए हैं, टैली रूल और लर्न अकाउंटिंग विद जीएसटी। जीएसटी के साथ आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। हमारा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर पॉइंट एलएमपी, जिसके माध्यम से आप जुड़े हुए हैं हमसे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी जो हैं वो नई नई वीडियोज़ जो है प्राप्त कर सकें और एजुकेशन लाइन में अगर कोई है तो वो आगे की चीज़ें भी सीख सकें। तो अब हम लोग आगे समझ लेते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स दिया है जो कि आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है कि टैली की परिभाषा से, कि टैली क्या है। तो कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उसकी जो है परिभाषा यानी उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जब आपको उसकी डेफिनेशन आती होगी तभी आप उसमें आगे जो है काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी सीखने से पहले उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ पर यूज होगा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो टैली जो होता है वो आपका एक कंप्यूटर आधारित अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? तो टैली आपका क्या है? एक कंप्यूटर आधारित यानी कंप्यूटर में यूज किया जाता है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब, यानी एक व्यापार का जो लेखा जोखा होता है, जो हिसाब किताब होता है, उसको लिखने की जो कला होती है उसे अकाउंटिंग कहा जाता है। तो एक व्यापार में जो भी हिसाब किताब होता है उसको जब अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग में लिखा जाता है वही हमारी अकाउंटिंग कहलाता है। तो ये आपका क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यानी कि कंप्यूटर पे अगर आप हिसाब किताब रखना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो अगर आपको टैली आती है तो आप कंप्यूटर पे अपने पूरे हिसाब किताब को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो टैली जो है जिसका प्रयोग किस लिए होता है? तो पैसों के लेन देन के लिए। तो लेन देन आप समझते होंगे कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इसका जो लेन देन होता है, लेन देन का जो हिसाब किताब होगा वो हम टैली पे रख सकते हैं। इसमें हम लोग खरीद बिक्री का भी हिसाब किताब रख सकते हैं। खरीद का मतलब कितना माल आपने खरीदा, कितना आपने बेचा, इसका भी पूरा हिसाब किताब टैली में रहेगा। इसी के साथ स्टॉक का मतलब होता है जो वस्तुएं आपके पास बेचने के लिए पड़ी होती हैं या ऐसी वस्तुएं जिनका आप व्यापार कर रहे होते हैं उसे स्टॉक कहा जाता है। तो इसमें जो है हम लोग स्टॉक मैनेजमेंट भी सीखते हैं, अपने स्टॉक को भी मैनेज करते हैं, जिसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बोला जाता है। इसके बाद इसमें हम लोग वेतन भी बना सकते हैं, यानी किसी का अगर सैलरी स्लिप बनाना होगा तो वो भी हम लोग क्या है उसका भी हिसाब किताब टैली के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके बाद जीएसटी वाली जो एंट्री होती हैं वो भी हम टैली पे कर सकते हैं। बैंकिंग की जो एंट्री होती है बैंक से रिलेटेड वो भी हम टैली में कर सकते हैं। और अन्य व्यावसायिक कार्यों का हिसाब किताब रखने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यानी एक व्यापार जो होगा उसका जो भी पूरा हिसाब किताब होगा वो हम टैली के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये हिसाब किताब के कार्यों को रखने के लिए किया जाता है। ये व्यापारियों कंपनियों को उनके वित्तीय रिकॉर्ड को सही और सुरक्षित तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। यानी जो भी आपका एक व्यापार होगा उसके अंतर्गत जो भी आपका हिसाब किताब होगा उसको प्रबंधित और सुरक्षित तरीके से, सुरक्षित का मतलब है कि इसमें आप पासवर्ड डाल के भी अपनी कंपनी को लॉक कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपका जो भी हिसाब किताब है वो कोई और ना देख सके तो आप टैली में पासवर्ड भी लगा सकते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, कोई और जो है वो आपके हिसाब के साथ कोई भी छेड़खानी ना कर सके। फिर इसमें जो है प्रबंधित भी कर सकते हैं। प्रबंधित का मतलब होता है मैनेज करना। तो इसमें हम लोग अपने हिसाब किताब को अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से एकदम क्रम में अच्छे से बढ़िया से प्रबंधित करके एकदम व्यवस्थित ढंग में रख सकते हैं। तो टैली क्या है? कुल मिला के ऐसे समझिए कि टैली आपका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम व्यापार में किए गए लेन देन का हिसाब किताब रख सकते हैं कि कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, अगर किसी की सैलरी निकालनी है कि कितने दिन उसने काम किया, क्या ओवर टाइम था, तो उसका अगर सैलरी स्लिप बनाना है तो वो भी टैली में बना सकते हैं। इसी के साथ अगर जीएसटी वाली एंट्री होगी, आपका कोई बिल आ गया जिसपे आपका 12% की जीएसटी लगाना है तो वो भी आप जीएसटी लगा के निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ जो बैंकिंग की एंट्री होती हैं
जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, फिर जमा किया, एक चेक आपने बैंक से काट के दिया या चेक आपको एक मिला, तो ये पूरा बैंक में आपके कितने पैसा करंट में बचा, ये सब हिसाब किताब जो होता है बैंक से रिलेटेड, ये भी आप टैली में बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। फिर इसमें जो है हम लोग अपने हिसाब किताब को अच्छे से सुरक्षित तरीके से और प्रबंधित करके रख सकते हैं, ताकि वो अच्छे से मतलब पढ़ा जा सके या अच्छे से समझा जा सके। प्रबंधित का मतलब होता है जैसे खर्चे अगर हैं आपके, तो वो खर्चे वाले ग्रुप में होने चाहिए। अगर आपका कोई भी इनकम हुई है तो इनकम वाले ग्रुप में होनी चाहिए। अगर आपने कोई संपत्ति खरीदी है तो वो संपत्ति वाले ग्रुप में होना चाहिए। तो इसी टाइप से पूरा प्रबंधित करके चीज़ें लिखी जाती हैं, ताकि वो खुद भी समझी जा सकें और आगे चल के उनसे जो है दूसरों को भी समझा सकें, या उनके अकॉर्डिंग हम लोग आगे के डिसीजन ले सकें। तो रिपोर्ट अगर हमारी बनती है टैली में, तो हम उसके अकॉर्डिंग आगे के भी डिसीजन ले सकते हैं। अब जैसे हमने रिपोर्ट में देखा तो उसमें था हमारे पास कि कहीं पे 3 लाख रुपए हमारे बकाया पड़े हैं जो हमको इस डेट को मिलेंगे। तो अगर हमने रिपोर्ट में देखा तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि इतना हमारा बकाया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन फ्यूचर में अगर हमें कुछ करना होगा तो उसका हम डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा पैसा आना होगा उस डेट को। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले से जो है एक अनुमान लगा सकते हैं। तो ये फ्यूचर प्लानिंग भी हम लोग इसके अंतर्गत कर सकते हैं। जो भविष्य पूर्व अनुमान होता है वो भी टैली के अंतर्गत बहुत आसानी से किया जा सकता है। फिर इसके बाद दिया है टैली क्या है आसान शब्दों में। तो आसान शब्दों में क्या बताया गया है कि टैली जो है वो एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है, जिसकी मदद से हम पैसों का हिसाब किताब रखते हैं। यह दुकानों यानी जो दुकानें होती हैं या जो कंपनी होती है या फिर जो एक बिजनेस होता है उसमें ये काम आता है, ताकि यह पता चल सके कि कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ और कितना पैसा बचा। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि कितना पैसा आया और कहाँ से पैसा आया। ये भी चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि कहाँ से पैसा आया है आपका और कितना पैसा आया है। तो इसका भी हम लोग हिसाब किताब टैली में रख सकते हैं। कितना खर्च हुआ, अब जैसे हमने 10 लाख रुपए व्यापार में लगाए, उसके बाद खर्चा हमारा कितना हुआ, खर्चा हमारा 8 लाख हो गया, तो बचा कितना, तो 2 लाख रुपए बचा। वो हमको यहाँ पे दिखा देगा कि इतना पैसा आया, इतना आपने खर्च किया और इतना आपके पास बचा है। या फिर हमने कुछ भी खरीदा, जैसे 10 लाख रुपए लगाए व्यापार में, उससे हमने 20 लाख रुपए बना लिए, तो होगा क्या, तो ये दिखाएगा कि 10 लाख रुपए आपने खर्च किए, यहाँ पे 10 लाख रुपए खर्च किए और आपने कितना उसमें पैसा लगाया। तो आपने जैसे 10 लाख रुपए खर्च किए तो 10 लाख रुपए आपने लगाए। अब उसके बदले में कितना आया आपके पास, तो आपके पास आया जैसे 10 लाख रुपए, क्योंकि 10 तो आपने लगाया था और 10 आपका एडिशनल आ गया, तो 10 खर्च करके 10 आपका आ गया। तो ये बताएगा कि कितना आपका बचा हुआ है। तो टोटल तो आपके पास 20 हुआ है, क्योंकि 10 आपने खर्च किया, 10 आपने लगाया, तो 20 हुआ। पर बचा कितना, तो बचा सिर्फ 10 लाख, तो वो दिखाएगा। इसको अगर आसान भाषा में समझे तो ऐसे समझ लीजिए कि आपने जैसे 10 रुपये का कुछ खरीदा और उसको आपने क्या किया, 15 रुपये में बेच दिया, तो कितना पैसा आपके पास आया। तो यहाँ पे जैसे आपने खर्च कितना किया, खर्च किया आपने 10 रुपये, उसके बाद उसको बेचा कितना, उसको आपने बेचा 15 पे, तो यानी 5 रुपये आपके पास आए, क्योंकि 10 तो आपने लगाया था, 5 जो है पैसा आपके पास, 5 रुपये आपके पास आए, तो टोटल तो 15 हुआ, पर 5 रुपये ही आपके पास आए, क्योंकि 10 तो आपने लगाया ही था, 15 में बेचा। तो बचा कितना, तो बचा यहाँ पे इतना दिखाएंगे, और आया कितना, तो यहाँ पे आया अपना दिखा सकते हैं कि हाँ 15 टोटल आया, जिसमें 10 तो खर्चा ही था, 5 जो है अपना बचा। तो ये चीज़ें पता कर सकते हैं। तो कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ और कितना बचा, ये चीज़ें जो है टैली के अंतर्गत हमको आसानी से पता चल जाती हैं। इसके बाद टैली से क्या क्या कर सकते हैं, तो खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड रख सकते हैं, कितना खरीदा कितना बेचा। माल कितना स्टोर में है, यानी आपके पास जो स्टोर है उसमें कितना माल आपके पास बचा हुआ, ये भी हम टैली में देख सकते हैं। जीएसटी का जो हिसाब किताब लगाना होता है वो भी हम लोग टैली में कर सकते हैं। कर्मचारियों की सैलरी बनाना, यानी कर्मचारी आपके पास हैं वो कितने दिन, जैसे 30 दिन का पूरा महीना है, उसमें वो जो है 20 दिन आए, तो उनका कितने दिन की सैलरी बनी, तो वो कैलकुलेट करके 20 दिन की निकाल के दे सकते हैं। तो कर्मचारियों की जो सैलरी स्लिप होती है वो भी हम लोग इसमें बना सकते हैं। बैंक से जुड़ा हिसाब किताब रखना कि बैंक में कितना हमने जमा किया, कितना खर्च किया, करंट में बैंक में कितना बचा, ये सारी चीज़ें भी हिसाब किताब हम टैली में बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। तो टैली में हम लोग खरीद बिक्री का रिकॉर्ड रखते हैं, इन्वेंट्री वगैरह का रखते हैं, जीएसटी का हिसाब किताब रख सकते हैं, कर्मचारियों का वेतन बना सकते हैं। जब कर्मचारियों का वेतन बनता है तो वहाँ पे वेतन के साथ साथ और भी अलाउंसेस दिए जाते हैं। जैसे कुछ कंपनियाँ होती हैं जो वो क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉय को टीए देती हैं, डीए देती हैं, एचआरए देती हैं। तो टीए मतलब क्या होता है,
तो टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। फिर उसके बाद डीए क्या चीज़ होती है, तो डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। उसके बाद एचआरए क्या चीज़ होती है, तो एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो ये तीन चीज़ें कंपनी की तरफ से दी जाती हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस मतलब कंपनी की तरफ से अगर आने जाने का पैसा दिया गया है तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, कंपनी की तरफ से अगर खाने पीने के आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो भी आपका उसमें सैलरी स्लिप में दिखाया होगा। इसके अलावा एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, तो अगर कंपनी की तरफ से आपको रहने की सुविधा मिल रही है तो उसका भी पैसा उसमें दिखाया होगा। जैसे कुछ कंपनियां होती हैं तो कहती हैं कि कंपनी में आप आके काम करिए, कंपनी की तरफ से रहना खाना आना जाना सब फ्री। तो इसका यही मतलब होता है कि रहना मतलब आपका हो गया एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस यानी खाने पीने का मिलेगा। टीए यानी ट्रेवलिंग आने जाने के लिए पैसा मिलेगा। तो ये सब जो कैलकुलेशन होती है, और पीएफ वगैरह अगर कटा है तो वो कितना कटा, ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब हम लोग किस में रख सकते हैं, टैली में रख सकते हैं। इसमें सैलरी स्लिप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद दिया है हमारा खातों के प्रकार। तो टैली में जो खाते होते हैं उनके प्रकार बताए गए। तो सबसे पहले तो प्रकार समझ लीजिए, जो खाते होते हैं वो आपके कितने प्रकार के हैं, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में पहला होता है व्यक्तिगत खाता। जैसा कि इसके नाम से ही आप जान सकते हैं, व्यक्तिगत यानी व्यक्ति से संबंधित। तो ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं उन्हें व्यक्तिगत खाता बोला जाता है। इसी के साथ इसमें संस्था भी शामिल होती है। तो ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति के नाम से बनाए जाएं या फिर किसी संस्था के नाम से बनाए जाएं। अब व्यक्ति में क्या आता है, जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता। एबीसी कंपनी हो गई, ये आपके संस्था में आ गई, एबीसी कंपनी का खाता। एसबीआई बैंक का खाता, विप्रो लिमिटेड का खाता, तो ये कंपनी में आ गई। तो या तो कोई व्यक्ति हो या तो कोई संस्था हो। तो संस्था में आपका कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें संस्था के अंतर्गत आती हैं। तो व्यक्तिगत खाते ऐसे खाते होते हैं यह किसी व्यक्ति और संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। या तो कोई व्यक्ति या फिर संस्था। व्यक्ति और संस्था, व्यक्ति तो आएगा चलो व्यक्तिगत खाते में, ये संस्था कहाँ से आ गई, ये चीज़ें आपको जो है नहीं पता होगा। हो सकता है आपको पता भी हो। तो ये संस्था को आखिर व्यक्तिगत में क्यों रखा गया, तो इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि देखिए, व्यक्ति जैसे होता है, जैसे एक व्यक्ति है, यहाँ पे बना देते हैं, जैसे एक व्यक्ति हो गई है, और व्यक्ति जो होंगे, और यहाँ पे एक संस्था भी बना देते हैं। ये व्यक्ति हो गया, ये संस्था हो गई, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये संस्था हो गई हमारे पास और ये व्यक्ति हो गए। तो जैसे एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। जैसे इसका नाम है रामू, इसका नाम हो गया क्या, रामू, रामू इसका नाम हो गया। तो जैसे ये रामू है तो इनको लोग क्या जानते हैं, इनके नाम से जानते हैं, यानी रामू नाम से लोग इनको पहचानते हैं। वैसे एक संस्था होती है, अब जैसे एबीसी कंपनी हो गई, या हो गया यहाँ पे राम ट्रेडर्स, यहाँ पे नाम डाल देते हैं राम ट्रेडर्स। तो जैसे ये राम ट्रेडर्स एक कंपनी है और रामू क्या है, एक व्यक्ति है। तो जैसे ये रामू की अपनी पहचान है, वैसे राम ट्रेडर्स की भी अपनी एक पहचान होती है। रामू का जैसे बैंक में एक खाता है, वैसे ये जो राम ट्रेडर्स है इनका भी एक बैंक में खाता होगा। लोग रामू को इनके नाम से जानते हैं, वैसे ये जो संस्था होगी इसको भी लोग इसके नाम से जानते हैं। अब जैसे कुछ स्कूल होते हैं तो उनको उसके नाम से जानते हैं, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, अब उसको जानते हैं लोग NICT कंप्यूटर नाम से। तो NICT कंप्यूटर जो है ये हमारे इंस्टीट्यूट की पहचान है, बाकी जो इसमें पढ़ा रहे हैं उनकी क्या है, उनकी अपनी अलग पहचान है। तो ऐसे एक व्यक्ति की जैसे पहचान होती है, तो व्यक्ति का अपना नाम होता है, वैसे एक कंपनी का भी अपना नाम होता है। व्यक्ति का भी बैंक में खाता होता है, एक कंपनी और संस्था का भी बैंक में खाता होता है। लोग व्यक्ति को उसके नाम से जानते हैं, वैसे कंपनी को भी कंपनी के नाम से जानते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि जैसे आपसे पूछा कि कहाँ गए थे, तो आप बताइए, ऐसे बता सकते हैं कि हाँ रामू के घर गए थे। वैसे अगर आपसे पूछा कि बताइए ज़रा ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लाए, अब आप बता सकते हैं कि ये जो है राम क्लोथ शॉप से लाए हैं या राम गारमेंट्स से लेके आए हैं। तो ये राम गारमेंट्स क्या वहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है, नहीं। अगर नाम होगा भी तो राम नाम हो सकता है, राम गारमेंट्स पूरा नाम नहीं होगा। तो ऐसे समझ लीजिए आप कि जैसे एक व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, वैसे एक संस्था की भी अपनी पहचान होती है। जैसे व्यक्ति का अपना बैंक में खाता होता है, संस्था का भी बैंक में खाता होता है। इस वजह से जो कंपनी होती है और जो व्यक्ति होता है उन दोनों को अलग अलग माना जाता है, इन दोनों को एक नहीं मानेंगे। अब जैसे हम हैं, हमने एक कंपनी स्टार्ट की,
ठीक है। तो अगर हमने एक कंपनी स्टार्ट की है तो उस कंपनी की अपनी अलग पहचान होगी और मेरी जो है वो अपनी अलग पहचान होगी, दोनों को एक में नहीं मिला सकते हैं। मेरा बैंक में मेरे नाम से खाता होगा और कंपनी का जो खाता होगा वो कंपनी के नाम से होगा। तो इस टाइप से अगर कहीं पे कोई लेटर वगैरह जारी होगा तो अगर वो कंपनी द्वारा होगा तो वहाँ पे कंपनी की मुहर लगती है, कंपनी की अपनी पहचान होती है, कंपनी को लोग अच्छा बुरा कहते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, ये बुरी है। वैसे एक व्यक्ति को भी अच्छा बुरा कहा जाता है। तो ये रीज़न होता है। तो जैसे एक व्यक्ति की अपनी पहचान वैसे एक संस्था का भी अपनी पहचान। तो इस वजह से व्यक्ति और संस्था के नाम से बनाए गए खाते व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो जैसे राम का खाता कहा गया, आप तुरंत समझ जाइए कि व्यक्तिगत खाता है। श्याम का खाता व्यक्तिगत खाता है। ABC कंपनी का खाता व्यक्तिगत खाता है। या फिर XYZ कंपनी का खाता व्यक्तिगत खाता। तो या तो व्यक्ति या तो संस्था, इसमें से अगर कुछ भी आएगा तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये व्यक्तिगत खाते की कैटेगरी में आता है। इसके बाद दिया है वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाते का मतलब होता है रियल अकाउंट। रियल क्या? रियल मतलब जो वास्तव में मौजूद है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे जो संपत्तियों या चीज़ों से संबंधित होते हैं, संपत्तियों या चीज़ों से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जैसे नकद, फर्नीचर, भवन, मशीनरी आदि, ये सारी चीज़ें। अब जैसे टेबल है, चेयर है, फर्नीचर है, कार, बाइक, AC, तो ये सब चीज़ें व्यक्ति नहीं है। ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें संपत्तियां होंगी। तो इनको क्या है? इनको रियल अकाउंट में यानी वास्तविक खाते की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो वास्तविक खाते ऐसे खाते होते हैं जो या तो किसी संपत्ति के नाम से बनाए जाते हैं या फिर किसी वस्तुओं के नाम से बनाए जाते हैं। ये चीज़ों या वस्तुएं एक ही चीज़ होती हैं। तो ये वास्तविक खाते होते हैं। अब कहा गया जैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आपकी एक कंप्यूटर आपका एक जो है संपत्ति होगा। तो इसको क्या करेंगे? इसको आप वास्तविक खाते में रखेंगे। या फिर टेबल, चेयर, फर्नीचर, इसमें से कुछ भी आ जाए तो ये जो है ये संपत्तियों की कैटेगरी में आएगा, या तो वस्तुओं में या संपत्तियों में। तो इनको हम लोग वास्तविक खाते में रखते हैं। और अगर राम श्याम आ जाएगा तो राम श्याम कोई संपत्ति नहीं है, ये तो व्यक्ति या संस्था है, तो ये व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा। तो वास्तविक खाते ऐसे खाते होते हैं जो आपके संपत्तियों या चीज़ों से संबंधित होते हैं, जैसे फर्नीचर, भवन, मशीनरी, नकद, और इसमें जैसे टेबल, AC, कार, बाइक, ये सब चीज़ें। तो ये सब रियल अकाउंट में आता है। बिल्डिंग, ये आपका रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट ऐसे खाते होते हैं जो आपके संपत्तियों या चीज़ों से संबंधित होते हैं। फिर इसके बाद अगला दिया हुआ है नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट। तो नाम मात्र के खाते कैसे होते हैं? तो यह आपके इनकम यानी आय, खर्च यानी कि जो एक्सपेंसेज होते हैं या लाभ हो गया या हानि हो गया से संबंधित होते हैं। तो नाम मात्र आप समझ सकते हैं। नाम मात्र क्या चीज़ होती है? जो सिर्फ नाम का हो। जैसे अगर इनकम की बात करें तो इनकम क्या वास्तव में मौजूद होता है? इनकम को आप छू सकते हैं। छूने का मतलब क्या? फिजिकली तौर पे मौजूद है, ऐसे समझिए, फिजिकली तौर पे। तो संपत्तियां जो होती हैं ये फिजिकली तौर पे मौजूद होती हैं। जैसे फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर क्या होगा? फर्नीचर का एक कलर होगा, फर्नीचर एक जगह घेरेगा। बता सकते हैं आप कि फर्नीचर इतनी जगह लेगा, या फर्नीचर जो है इस कलर का था। या फिर भवन की बात करें या मशीनरी की बात करें तो आप बता सकते हैं कि इतनी जगह लेगा, या फिर इस कलर का होता है, या उसे छू के बता सकते हैं आप वो कैसा है। पर अगर यहाँ पे इनकम की बात करें तो इनकम हो गया, एक्सपेंसेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, तो ये सारी चीज़ें वास्तव में नहीं मौजूद होती, इन्हें ये फिजिकली तौर पे नहीं मौजूद होती हैं। अभी इनकम की बात करें तो इनकम आप बता सकते हैं कि कितनी जगह घेरेगा, या इनकम का आकार क्या होता है, या इनकम का कलर कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आप नहीं बता सकते हैं। या खर्च के लिए अगर अप्लाई करें तो आप नहीं बता सकते हैं। तो इसमें नाम मात्र की चीज़ें आती हैं जिन्हें माना जाता है। जैसे इनकम है, अब अगर आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं तो आपके लिए एक प्रकार से इनकम हो जाती है। आपने 10 रुपये लगा के 20 रुपये बना लिए तो आपकी इनकम हो गई। आपने 10 रुपये खर्च किए थे तो वो आपका एक्सपेंसेज हो गया। उसके बाद आप 10 रुपये लगा के आपने 20 बनाए तो उसमें प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ आपको 10 रुपये का, क्योंकि 10 तो आपने खर्च ही किया था। फिर उसके बाद लॉस, अब 10 रुपये आपने लगाए पर वो 20 का नहीं बिका, वो 8 ही रुपये का बिका, तो 2 रुपये का क्या हुआ? आपको हानि हो गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये नाम मात्र की होती हैं, ये मानी जाती हैं। अभी वास्तव में अगर बात की जाए तो ये वास्तव में मौजूद नहीं होती फिजिकली तौर पर, ये सब चीज़ें मानी जाती हैं। वेतन, किराया, ब्याज, कमीशन, ये सब चीज़ें नाम मात्र की होती हैं, ये वास्तव में मौजूद नहीं होती हैं, पर हाँ एक व्यापार में ज़रूरी होती हैं, इनको माना जाता है। तो ये नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? तो इसके बाद हमारा दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट के नियम। इससे पहले थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं।
तो ये बताइए ज़रा कि अगर राम का खाता है तो किस में आएगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में या रियल अकाउंट में या नॉमिनल अकाउंट में। तो पर्सनल यानी व्यक्तिगत खाता, तो राम एक व्यक्ति है तो व्यक्तिगत खाते में आएगा। उसके बाद जैसे आ गया आपका कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर संपत्ति है तो ये वास्तविक खाते में आएगी। इसके बाद अगर कमीशन की बात करें तो कमीशन क्या कोई संपत्ति है, नहीं। कमीशन कोई व्यक्ति है, नहीं। तो कमीशन क्या है, कमीशन आपका नाम मात्र के खाते में आएगा क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। इसके बाद फिर अगर कहा जाता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा। चेयर, चेयर संपत्ति है यानी कि आपके रियल अकाउंट में आएगी। उसके बाद एबीसी कंपनी, तो एबीसी कंपनी संस्था है तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगी। तो व्यक्ति और संस्था पर्सनल अकाउंट में आएगा, संपत्तियां या चीज़ें वास्तविक में आएंगी, और जो नाम मात्र की चीज़ें होती हैं वास्तव में मौजूद नहीं होती वो नाम मात्र के खाते में आएंगी, जैसे लाभ हानि क्रय विक्रय ब्याज कमीशन ये सब चीज़ें। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट के जो नियम है वो समझ लेते हैं। तो लेन देन को रिकॉर्ड करते समय डेबिट और क्रेडिट का उपयोग किया जाता है या इस बात पर निर्भर करता है कि लेन देन किस प्रकार के खाते से संबंधित है। तो खाते जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आपको भी बताए थे। तो इन तीनों के प्रकार के जो खाते होते हैं इनके अंतर्गत ही हमारे जो है गोल्डन रूल होते हैं, यानी ये अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट रूल होते हैं। ये जो आपके डेबिट क्रेडिट रूल हैं ये किसी न किसी अकाउंट के अंतर्गत ही आता है। अब जैसे पहला अगर व्यक्तिगत खाते की बात करें तो व्यक्तिगत खाते में आपको 2 चीज़ें बताई थी। क्या बताया था कि व्यक्तिगत खाते में या तो कोई व्यक्ति आएगा या तो कोई संस्था आएगी। क्या आएगा, या तो कोई पर्सन आएगा, व्यक्ति, यहाँ पे वी लिख देते हैं, या तो कोई व्यक्ति आएगा या फिर कोई संस्था आएगी। एस मतलब संस्था। तो व्यक्ति और संस्था के नाम से बनाए गए खाते व्यक्तिगत खाते में आते हैं। तो देखिए अब कोई व्यक्ति या संस्था होगा तो या तो वो पाने वाला होगा या तो वो देने वाला होगा। तो अगर पाने वाला है तो डेबिट करो और अगर देने वाला है तो उसको क्रेडिट करो। तो ये हमारा व्यक्तिगत खाते के लिए क्या कंडीशन है कि अगर कोई पाने वाला है तो डेबिट करो और अगर देने वाला है तो क्रेडिट करो। अब जैसे राम से हमने 10,000 रुपये उधार लिए तो देने वाला कौन है, राम, तो राम क्रेडिट हो गया, आया क्या 10,000 रुपये तो डेबिट हो गए। श्याम से हमने 20,000 रुपये लिए उधार तो श्याम है देने वाले तो श्याम क्रेडिट, 20,000 रुपये हमारे पास आए तो डेबिट हो गए। एबीसी कंपनी से हमने जो है 2,000 रुपये लिए तो एबीसी कंपनी देने वाली यानी क्रेडिट हो गई और 2,000 रुपये डेबिट हो गए। तो इस टाइप से हम ये चीज़ें करते हैं। अब इसकी जो है आगे समझ लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस भी देखिए यहाँ पे दी हुई है। उदाहरण के लिए अगर राम ने हमें 5,000 रुपये उधार दिए तो बताइए क्या होगा। अगर राम ने हमें 5,000 रुपये उधार दिए तो इसकी एंट्री कैसे होगी। तो ऊपर वाला जो है ये डेबिट होता है और नीचे वाला क्रेडिट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो देखिए डेबिट क्या होगा, अगर राम ने हमें दिए पैसे तो हमारे पास क्या आया, पैसा, तो यानी डेबिट क्या हुआ, कैश, कैश डेबिट हो गया। फिर क्रेडिट क्या होगा, तो ये पैसा किसने दिया, राम ने, तो देने वाला क्रेडिट यानी कि राम क्रेडिट हो गया, कुछ इस टाइप से। तो डेबिट में होगा कैश, क्रेडिट में होगा राम। अब ये क्यों हुआ है, यहाँ पे आप कंडीशन समझ सकते हैं कि देने वाला क्रेडिट, ऊपर देखिए लिखा हुआ है देने वाले को क्रेडिट करना है, ठीक है, जो देने वाला होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे कौन दे रहा है हमें पैसा, तो राम दे रहे हैं तो राम क्रेडिट हो गए। और आने पाने वाला डेबिट, तो क्या पा रहे हैं हम, पैसा पा रहे हैं तो पैसे को डेबिट कर दिए। इसके बाद तो पर्सनल अकाउंट का तो रूल हो गया हमारा, ये पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। अब दूसरा जो है वास्तविक खाते के रूल क्या दिया हुआ है, तो जो वास्तविक खाता है इसके लिए क्या रूल दिया हुआ है, तो इसके लिए रूल दिया है जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। यानी जो भी आएगा उसे डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। अब जैसे आपने एक कंप्यूटर खरीदा, आपने क्या खरीदा, कंप्यूटर, तो डेबिट क्या आएगा बताइए, कंप्यूटर आपने खरीदा तो आपके पास आएगा कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर डेबिट हो गया, कंप्यूटर क्या होगा, डेबिट। उसके बाद क्रेडिट क्या होगा, क्या गया आपके पास से, तो कंप्यूटर जब आया आपके पास से तो गया क्या, तो कुछ तो गया होगा, कैश गया, पैसा गया, तो पैसा गया तो पैसा क्रेडिट, कंप्यूटर आया तो डेबिट। आपने एक फर्नीचर खरीदा तो जो आता है वो डेबिट, तो फर्नीचर आपने खरीदा तो फर्नीचर आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। आपने एक टेबल खरीदा तो टेबल आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। आपने एक कार खरीदी तो कार आई तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। तो जो आएगा उसे डेबिट करो, जो जाएगा उसे क्रेडिट करो। ये कहता है हमारा वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता था, वस्तु और संपत्ति। तो कोई भी अगर वस्तु आएगी, कोई भी वस्तु आएगी या कोई संपत्ति आएगी तो
तो वहाँ पे हम ये वास्तविक खाते का यूज करेंगे। अब कोई संपत्ति या वस्तु होगी तो या तो वो आएगी या जाएगी, तो आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 10,000 रुपये बैंक में जमा किए। कितना जमा हुआ है? 10,000। तो बताइए पाने वाला कौन है? आपने बैंक में जमा किया तो पाने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक हो गया डेबिट। डेबिट में क्या होगा? बैंक। फिर क्रेडिट क्या गया आपके पास से? आपके पास से गया पैसा, तो कैश क्रेडिट हो गया। तो बैंक में गया तो यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू यानी क्रेडिट क्या? कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू राम, यानी कैश आया, राम से आया तो राम क्रेडिट। इसके बाद अगला जो हमारा रूल है वो है नाम मात्र के खाते के लिए, यानी कि नॉमिनल अकाउंट के लिए। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र के खाते। अब नाम मात्र में खर्च और हानि आई थी तो खर्च और हानि को डेबिट करो, लाभ हो रहा है जो है उसे क्रेडिट करो। ये हमारा रूल है। हमारा रूल क्या कहता है? खर्च और हानि को डेबिट करो, लाभ हो रहा है को क्रेडिट करो। तो जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? डेबिट द ऑल एक्सपेंस। तो जितने भी खर्च होंगे डेबिट होंगे। अब कौन सा खर्च होगा? जैसे आपने रेंट का भुगतान किया तो डेबिट में क्या होगा? रेंट को डेबिट करेंगे। आपने सैलरी का भुगतान किया तो डेबिट में सैलरी करेंगे। आपने जो है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज पे खर्च किया तो डेबिट में ट्रेवलिंग करेंगे। आपने जो है ऑफिस एक्सपेंसेज पे खर्च किया तो डेबिट में ऑफिस एक्सपेंसेज करेंगे। और बदले में क्या देंगे? पैसा, तो पैसा क्रेडिट हो जाएगा सब में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि सैलरी दी गई है 8,000 रुपये, तो डेबिट क्या होगा? तो यहाँ पे डेबिट होगा आपका सैलरी। सैलरी क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि सैलरी एक खर्चा है और खर्चे को डेबिट करेंगे, ये अभी हम लोगों ने समझा था। तो खर्चा डेबिट हुआ यानी सैलरी डेबिट हो गया, क्या आपके पास से? पैसा, यानी कैश क्रेडिट। तो ये देख सकते हैं सैलरी आपने दिया तो सैलरी डेबिट, सैलरी एक खर्चा है, सभी प्रकार के खर्चे और हानि को डेबिट करो। खर्च और हानि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, खर्च और हानि को डेबिट करना है। तो खर्चा है सैलरी तो डेबिट हो गया। गया क्या? पैसा। यहाँ पे देखिए सैलरी दी गई 8,000 तो पैसा गया तो पैसा क्रेडिट। तो जो चीज़ें हमारे पास आएंगी वो डेबिट होंगी और जो जाएंगी वो क्रेडिट होंगी। यहाँ पे सैलरी दी गई तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट, इस टाइप से इसको करेंगे। तो ये हमारे तीनों अकाउंट के रूल हो गए। तो अगर कोई व्यक्ति या संस्था आती है तो पाने वाला डेबिट कर देना, देने वाला क्रेडिट कर देना। अगर कोई वस्तु या संपत्ति आती है तो आने वाली वस्तु को डेबिट कर देना, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कर देना। अगर कोई आपके पास जो है लाभ हानि या खर्च नुकसान आता है तो खर्च नुकसान को डेबिट कर देना, लाभ हो रहा है को क्रेडिट कर देना। जैसे सैलरी का भुगतान किए तो सैलरी डेबिट कर दिए, कैश को क्रेडिट कर दिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब एक क्वेश्चन आप बताइए कि जैसे ऑफिस एक्सपेंसेज पे 2,000 रुपये खर्च किए, अब इसका क्या आंसर होगा वो आप बताइए। तो जैसे ऑफिस एक्सपेंसेज पे खर्च हुआ तो डेबिट क्या होगा? ऑफिस एक्सपेंसेज, क्योंकि खर्च को डेबिट करना है तो ऑफिस एक्सपेंसेज डेबिट। बचा क्या? पैसा, तो पैसे को क्रेडिट कर दो। अब ये हमारा जो है समरी टेबल दिया हुआ है। तो समरी टेबल में क्या बताया गया कि व्यक्तिगत खाता जो होगा ये क्या चीज़ है? तो डेबिट द रिसीवर, यानी पाने वाले को डेबिट करना है, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को जो है क्रेडिट कर देना है। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो अगर कोई पाएगा तो डेबिट, अगर कोई देगा तो क्रेडिट। ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। जो चीज़ें ऊपर समझी थी उसी को हम लोग यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। तो पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। राम ने 2,000 रुपये उधार दिए तो राम देने वाला क्रेडिट, पैसा आया तो डेबिट। इसके बाद वास्तविक खाते में क्या बताया गया कि डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी जो आया उसे डेबिट करो और जो गया उसे क्रेडिट करो। तो जो आया वो डेबिट, जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा तो आया कंप्यूटर, डेबिट कर देंगे। आपने चेयर खरीदा, आई चेयर, डेबिट कर देंगे। आपने एक टेबल खरीदा तो आया टेबल, डेबिट कर देंगे। आपने एक कार खरीदी तो आई कार, डेबिट कर देंगे। फिर गया क्या? तो जब आप कुछ खरीदोगे तो उसके बदले में आप कुछ दोगे भी। तो अगर कंप्यूटर खरीदा, चेयर खरीदा, कार खरीदी, तो जो भी खरीदोगे उसके बदले में आप पैसा दोगे, तो पैसा क्रेडिट। तो पैसा हर बार क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद नाम मात्र के खाते में क्या बताया गया है? डेबिट एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, यानी जो भी आपके लॉस होते हैं यानी हानि होती है या कोई भी खर्च होता है तो उसको हम डेबिट करेंगे और जो इनकम होती है उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। तो जैसे आपने रेंट का भुगतान किया तो खर्च है रेंट, तो रेंट डेबिट और पैसा क्रेडिट। आपने सैलरी का भुगतान किया तो सैलरी खर्च है, सैलरी डेबिट, पैसा क्रेडिट। आपने जो है एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया तो एडवर्टाइजमेंट खर्च है, तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट और पैसा क्रेडिट। तो ये समरी जो है आप यहाँ पे ये टेबल में समझ सकते हैं।
तो ये समरी टेबल दी हुई है आपके डेबिट और क्रेडिट रूल की। जब आप इसको समझ लेंगे तो इसी में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि नीचे दिया हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाने वाला डेबिट करना है, देने वाला क्रेडिट, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट, खर्च नुकसान डेबिट, लाभ हो रहा है क्रेडिट। इसके बाद लाभ आय को क्यों क्रेडिट करते हैं, देखिए इसके पीछे का रीज़न है कि जैसे आपने सेल किया और 10,000 रुपये आपको मिले, तो जब सेल करेंगे तो जो सेल होगा वो क्या होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सेल आपने किया, सेल गई, आया क्या आपके पास पैसा, तो डेबिट में क्या होगा, कैश हो जाएगा, क्योंकि पैसे के लिए ही तो आप बेचते हैं कुछ चीज़ें, कुछ भी बेचना होता है तो आप इससे उसको सेल करते हैं ताकि वो सेल हो और पैसा आए। जैसे आपने पेन बेचा तो आपका पेन गया तो क्रेडिट हो गया, पैसा आया उसके बदले में तो डेबिट हो गया। तो वही चीज़ होती है, तो आय और लाभ को क्रेडिट करेंगे और जो पैसा उसके बदले में आता है उसको डेबिट कर देंगे। अब ये हमारा प्रैक्टिस सेट दिया है जिसमें बताया गया कि राम से 25,000 रुपये का माल उधार में खरीदा गया है, उधार खरीदा गया है, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। तो उधार खरीदा गया 25,000 रुपये का, तो देखिए परचेस हुआ है यहाँ पे कितना, 25,000, वो भी राम से। तो यहाँ पे क्या हुआ है, परचेस हुआ है वो भी राम से। तो राम कौन है, देने वाले, और देने वाले को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। तो यहाँ पे राम क्रेडिट हो गए, और जो हमने खरीदा है यानी माल जो खरीदा है इसको कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, यानी परचेस हुआ डेबिट, यहाँ पे डेबिट में हो गया परचेस, और क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में हो गया राम। राम यहाँ पे राम जो आएंगे उनको कर देंगे क्रेडिट और परचेस को कर देंगे डेबिट। तो ये जो परचेस होगा वो डेबिट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। ग्राहक मोहन से 10,000 रुपये नगद भुगतान किया मतलब ग्राहक मोहन जो है इन्होंने 10,000 रुपये भुगतान किया, भुगतान इन्होंने किया यानी हमको पैसा मिला है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया ग्राहक मोहन, मोहन जो है ये ग्राहक है, इन्होंने 10,000 रुपये भुगतान किया यानी 10,000 रुपये हमको दिए हैं। तो जब 10,000 रुपये इन्होंने दिया तो हमारे पास क्या आया, पैसा, तो यानी डेबिट में क्या होगा, डेबिट में हो जाएगा कैश, कैश हो जाएगा। और क्रेडिट में क्या होगा, तो क्रेडिट में होगा मोहन, क्योंकि मोहन ने पैसा दिया है हमें, तो मोहन क्रेडिट, देने वाला क्रेडिट होता है तो मोहन क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन हो जाएगा, यानी कैश डेबिट मोहन क्रेडिट। इसके बाद है 2,000 रुपये बिजली बिल का नगद में चुकाया गया। तो बिजली बिल क्या है जरा सोच के बताइए, संपत्ति या खर्चा, तो आप कहेंगे खर्चा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो है ये डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी यहाँ पे डेबिट में होगा इलेक्ट्रिसिटी, डेबिट हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सभी प्रकार के खर्चों को डेबिट किया जाता है, ये ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये आपका एक खर्चा है, खर्चा है यानी इसको डेबिट कर दिए। क्रेडिट में क्या करेंगे, क्रेडिट में कैश कर देंगे यानी पैसा कर देंगे। जब भी पैसा लिखेंगे उसके बाद आपको ये 2,000 रुपये जरूर लिखने, हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद है बैंक में 15,000 रुपये नगद जमा किए गए। बैंक में जब जमा होगा तो हमारे पास से क्या जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा कैश, और डेबिट कहाँ गया पैसा, बैंक में, तो बैंक डेबिट, बैंक डेबिट। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक जो है डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ। इसके बाद ऑफिस उपयोग के लिए 5,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा गया। किस लिए खरीदा गया, ऑफिस उपयोग के लिए। तो यानी ऑफिस उपयोग के लिए एक कंप्यूटर लिया गया है, और ये 5,000 है, इसको 50,000 कर देते हैं। 5,000 क्योंकि बहुत सस्ता हो गया, इतने में कंप्यूटर अब नहीं आता है, अब क्या पहले भी नहीं आता था तो ऑफिस उपयोग के लिए 50,000 का कंप्यूटर खरीदा गया। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा, तो डेबिट में हो जाएगा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर आया है, आने वाली वस्तु डेबिट होती, ये हमारी कंडीशन थी। तो कंप्यूटर डेबिट, क्रेडिट क्या हुआ, क्या गया हमारे पास से पैसा। आप खुद सोच के देखिए, अभी कंप्यूटर लेने आप दुकान पे पहुंच गए, तो वहाँ से आप कंप्यूटर लेके आएंगे, तो आने वाली वस्तु कंप्यूटर है तो डेबिट हो गई। आप वहाँ पे क्या दे के आएंगे, पैसा। पैसा आप जब देंगे तभी तो आपको कंप्यूटर मिलेगा। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट, कंप्यूटर डेबिट। इसके बाद है मालिक ने 50,000 रुपये व्यवसाय में लगाए। तो व्यवसाय में लगाए हैं 50,000, यानी कैश जो है वो व्यवसाय में आया है। हम लोग हमेशा व्यवसाय की अकाउंटिंग करते हैं, यानी व्यापार की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमें व्यापार के नज़रिए से देखना होता है। तो हम व्यापार के नज़रिए से देखेंगे कि व्यापार में जो है लगाए हैं अगर किसी ने, तो व्यापार में पैसा आया है। तो यहाँ पे डेबिट में क्या होगा, तो डेबिट में होगा कैश। व्यापार की हम एंट्री करते हैं तो व्यापार को हमेशा डेबिट माना जाता है, तो व्यापार को कर देंगे डेबिट,
और पैसा जिसने दिया उसको क्रेडिट। तो यहाँ पे पैसा किसने दिया, तो यहाँ पे मालिक दिया हुआ है, अभी कोई नाम मेंशन नहीं है। अभी अगर कोई नाम होता तो वहाँ पे उसका नाम लिख सकते थे, जैसे राम ने लगाया पैसा तो राम को कर देते क्रेडिट, पैसे को डेबिट। श्याम ने लगाया तो श्याम को क्रेडिट, पैसे को डेबिट। पर यहाँ पे कोई नहीं दिया तो हम कैपिटल लिख सकते हैं, यानी कैपिटल हमारी क्रेडिट हुई है और पैसा जो है वो डेबिट हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है और कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। इसके बाद है 3000 रुपये का मोबाइल फ़ोन बैंक से भुगतान किया, मोबाइल बिल का भुगतान किया है। ये देखिए यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन है आपका उसका जो है भुगतान किया गया है। तो यहाँ पे जो भी हमारा मोबाइल फ़ोन है यानी टेलीफोन है तो इसके बिल का भुगतान हुआ है। बिल यानी कि क्या होगा आप खुद बताइए, संपत्ति या खर्च, तो ये होगा खर्च, यानी बिल जब आए तो समझ जाइए खर्च है ये। तो यहाँ पे टेलीफोन बिल का भुगतान हुआ है तो टेलीफोन एक्सपेंसेज डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से भुगतान हुआ है तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। अगर कैश से भुगतान होगा तो कैश को क्रेडिट करते। तो यहाँ पे डेबिट में क्या होगा, तो जो हमारा डेबिट होगा, डेबिट में होगा टेलीफोन और क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में हो गया बैंक। अब यहाँ पे बैंक लिख देते हैं। अगर कोई बैंक का नाम मेंशन होता तो यहाँ पे बैंक का नाम लिख सकते थे, अब नाम कोई नहीं है तो डायरेक्ट बैंक लिख देते हैं। अब बताइए ज़रा, आपने जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान किया वो भी बैंक से, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट हो जाएगा। उसके बाद बैंक से भुगतान किया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि राहुल को 7000 रुपये का वेतन नगद में दिया गया। तो वेतन दिया गया, यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि किसके लिए पे हुआ है। तो वेतन के लिए पे हुआ है तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा, सैलरी, यानी डेबिट में हम लिख देंगे सैलरी और क्रेडिट में लिख देंगे क्या, कैश। तो यहाँ पे दिया है कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन जो है ऐसे हो जाएगी, क्योंकि सैलरी एक खर्चा है और सभी प्रकार के खर्चों को डेबिट होता है। फिर श्याम को 4000 रुपये का माल नगद में बेचा है। तो माल बेचा यानी सेल हुई है, सेल हुई है यानी सेल हमने किया है तो सेल गया और पैसा आया। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यहाँ पे देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट दिया हुआ है। तो डेबिट में क्या हुआ, डेबिट में हुआ पैसा यानी कैश, कैश आपका डेबिट हुआ। गया क्या आपके पास से गया सेल, सेल्स आपके पास से हुई तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। तो यहाँ पे जो है कैश डेबिट सेल क्रेडिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है अगला और यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि दिया है कि 1000 रुपये दान में दिए गए। तो दान में अगर दिया गया तो ये भी एक प्रकार से आप खर्चा ही मान सकते हैं। तो खर्चों को डेबिट करते हैं, यानी कि डेबिट में क्या करेंगे, जो दान होगा। अब दान को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चैरिटी बोला गया है। तो आप चाहें तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डोनेशन भी कर सकते हैं इसको। तो डेबिट में क्या होगा, डेबिट में डोनेशन हो गया और क्रेडिट में क्या हुआ, क्रेडिट में आपका कैश हो गया। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर आप चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे जो 10 क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ जो है एक क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क के लिए, बताइए क्या होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि आपने ट्रैवलिंग पे जो है 2000 रुपये खर्च किए, आपने जो है 2000 रुपये ट्रैवलिंग पे खर्च किए। अब इसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो कैसी लगी इसको भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आपके जो रिव्यू होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। तो रिव्यू देना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो हमारी फाइनल होती है यहीं पे। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं इसी के साथ, जो कि ऊपर बताना है, यहाँ पे भूल गए हैं थोड़ा सा, कि जो हमारा टैली होता है, हाँ देखिए जो हमारा टैली है, टैली के जनक कौन है, फाउंडर कौन है। तो टैली के जो फाउंडर होते हैं वो आप याद रखिएगा कि टैली के फाउंडर हैं आपके श्याम सुंदर गोयनका। कौन है, तो टैली के जनक हैं श्याम सुंदर गोयनका। एक तो ये हो गए श्याम सुंदर गोयनका, और इन्हीं के साथ इनके जो पुत्र थे इनके जो पुत्र हैं वो कौन है, भरत गोयनका, भरत गोयनका।
तो श्याम सुंदर गोइंका और भरत गोइंका ये दोनों जो हैं ये टैली के जनक माने जाते हैं। और टैली का जो नया वर्जन चल रहा है वो टैली का नया वर्जन टैली प्राइम चल रहा है, और आप टैली प्राइम ही सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक की। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।